नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे राज्य विधानमंडल का जो चैप्टर है स्टेट लेजिस्लेचर उसके बारे में। ठीक है, और अभी तक हमने 2 भाग उसके कंप्लीट किए, जिसमें मैंने आपको बताया कि विधानसभा और विधान परिषद में कितनी सीटें होती है। ठीक है, विधान परिषद में कितनी सीटें हम रख सकते हैं, उसका जो आकार होता है वो किस पर निर्भर करता है। और मैंने पिछले लेसन में आपसे डिस्कस किया, पिछला जो लेक्चर मैंने डाला उसमें आपसे मैंने डिस्कस किया था कि क्या एक सदस्य जो विधान सभा का है और क्या वह विधान परिषद का भी सदस्य बन सकता है या दोनों पदों पर रह सकता है। तो इन सभी के बारे में हमने डिटेल से एक एनालिसिस वहाँ किया। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे कि विधानमंडल के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, ठीक है, विधानसभा में कौन होते हैं, विधान परिषद में कौन, तो इन सभी के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है और मित्रों, जो प्रावधान हमने वहाँ संसद के टॉपिक में चर्चा की थी वही प्रावधान यहाँ पे लागू होंगे। ठीक है, बस केवल शब्दों का अंतर होगा। मैंने पिछले लेसन में भी यानी पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको ये बातें बताई थी कि जो बेसिक कंसेप्ट है वो इनका समान है, राज्य विधानमंडल और संसद का। तो देखो क्या कहता है कि राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन का अपना पीठासीन अधिकारी होता है। विधानसभा के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान परिषद के लिए सभापति और उपसभापति होते हैं। विधानसभा के लिए सभापति का पैनल एवं परिषद के लिए उपसभा अध्यक्ष का पैनल भी नियुक्त होता है। क्या मित्रों, जो बात मैंने आपको वहाँ बताई थी ना संसद के टॉपिक में भी, क्या कि लोकसभा में हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करते हैं और राज्यसभा में सभापति और उपसभापति, वही बात यहाँ पे भी आ रही है कि विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और परिषद में सभापति और उपसभापति। तो मैंने जो बात बताई है ना बेसिक कंसेप्ट है वो ये इन दोनों का समान है। और मैं फिर से कह रहा हूँ मित्रों, जिन्होंने भी वो मेरे लेक्चर संसद का टॉपिक का नहीं देखा तो उसको आप जरूर देखना इसके बाद, क्योंकि मित्रों आपने अगर उसको देख लिया ना तो फिर राज्य विधानमंडल के बारे में आपको किसी प्रकार का जो है कोई अतिरिक्त बोझ लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ बस शब्दों का अंतर है। नेक्स्ट देखो अब क्या चर्चा हम करने हैं कि विधानसभा अध्यक्ष के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखो क्या कहता है कि विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। वही बात जहाँ पे लोकसभा के सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कर रहे थे। और देखो सामान्यतः विधानसभा के कार्यकाल तक अध्यक्ष का पद होता है, हालांकि वह निम्न तीन मामलों में अपना पद रिक्त भी करता है। यानी 5 साल तक उसका कार्यकाल होता है लोकसभा अध्यक्ष का, जब तक की सरकार होती है। और अगर मान लो ऐसी 3 परिस्थितियाँ बनती हैं, उन 3 परिस्थितियों में वह अपना इस्तीफा भी दे सकता है। कैसे कि उसकी विधानसभा की सदस्यता अगर समाप्त हो जाए तो उसको जो है हम फिर लोकसभा अध्यक्ष के पद से हटा देते हैं। और अगर वो उपाध्यक्ष को अपना लिखित में त्यागपत्र दे दे, यानी उसने क्या किया कि लोकसभा के उपाध्यक्ष को जो अपना इस्तीफा सौंप दिया लिखित में कि मुझे जो है लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहना, तो फिर वो जो है लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहेगा। और तीसरा, अगर मान लो हमने उसके खिलाफ जो है एक प्रस्ताव लेकर के आए हटाने के लिए और वो प्रस्ताव पारित हो गया तो उसको फिर हम हटा देते हैं। यदि विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा अपने पद से हटाया जाए, इस तरह का कोई प्रस्ताव केवल 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद ही लाया जा सकता है। यानी यही तो बात मैंने लोकसभा अध्यक्ष के लिए वहाँ बताई थी संसद के टॉपिक में कि उसको भी तो हटाने के लिए हम 14 दिन का समय देते हैं उसको पहले। यानी आप इस बात को समझना कि जब भी लोकसभा अध्यक्ष को आप हटाने के लिए प्रस्ताव लेकर के आओगे या अध्यक्ष को यानी विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव लेकर के आओगे तो उसको तो पहले ही पता होगा कि आप उसके खिलाफ जो प्रस्ताव लेकर के आ रहे हो, क्योंकि यहाँ बात की जा रही है ना 14 दिन की। इसका मतलब 14 दिन पहले आपको वहाँ उसको सूचना देनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, अध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियां और कार्य होते हैं। यानी अध्यक्ष के क्या क्या काम होते हैं, क्या उसको पावर मिली हुई है। ठीक है, तो देखो पहली क्या कहता है कि कार्यवाही और अन्य कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए वह व्यवस्था और शिष्टाचार बनाए रखता है। यह उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और इस संबंध में उसके पास शक्तियाँ भी होती है। क्या मित्रों, संसद में कैसे काम होगा, यानी लोकसभा में कैसे काम होगा, किन नियमों के अनुसार काम होगा। ठीक है, लोगों में कैसे शिष्टाचार बना रहेगा। ठीक है, और क्या वे जो है कई बार आपने देखा भी होगा कि बेल में आ जाते हैं और वो जो है नारेबाजी करने लगते हैं। तो शिष्टाचार है, आचरण समिति भी वहाँ पे जो फिर एक अपनी भूमिका निभाती है। तो इस प्रकार से मित्रों वो जो है एक संसद की जो गरिमा है ना, लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, जो लोकसभा की गरिमा है तो उसकी गरिमा को बनाए रखने का उसको हमने शक्ति दी है कि वो अपनी गरिमा को बनाए रखेगा। नेक्स्ट वह प्रक्रिया भारत के संविधान का, सभा के नियमों और कार्य संचालन की कार्रवाई में, विधान में और उसकी पूर्व परंपराओं का के उपबंधों का अंतिम व्याख्या करता है। यानी मित्रों क्या कर रहा है, भारत का संविधान का या सदन में कैसे संचालन होगा, यानी सदन में काम कैसे चलेगा,
तो इन सभी का जो व्याख्याकार होता है ना वो होता है। नेक्स्ट, कोरम की अनुपस्थिति में विधानसभा की बैठक को स्थगित या निलंबित कर देता है। और कोरम के बारे में मैंने अलग से लेसन यानी अलग से मित्रों मैंने एक लेक्चर डाला है कोरम या गणपूर्ति के बारे में। डिटेल से मैंने वहाँ पे आपको समझाया एक एक प्रावधान के बारे में कि कैसे हम कोरम को गिनते हैं, क्या हम पीठासीन अधिकार को भी उसमें गिनते हैं। तो आगे इसी चैप्टर में भी आएगा, वहाँ पे भी मैं आपको एक बार फिर से उसका रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोरम या गणपूर्ति सदन में नहीं होना, यानी वह न्यूनतम संख्या जो हमें किसी बैठक को शुरुआत करने के लिए आवश्यक होती है सदस्यों की, तो वह नहीं होती है ना, तो फिर वो विधानसभा की बैठक को जो है स्थगित कर देता है। ठीक है। और यही लोकसभा अध्यक्ष भी काम करता है। प्रथम मामले में वह मत नहीं देता, लेकिन बराबर मत होने की स्थिति में निर्णायक मत देता है। क्या फ्रेंड्स, ये कहना चाह रहा है कि जो वो किसी भी प्रकार की वोटिंग करेगा ना, तो वो वोटिंग में भाग नहीं लेगा। विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो वोटिंग में भाग नहीं लेता। लेकिन अगर मान लो कोई बिल है, ठीक है, उस बिल पर जो वोटिंग हुई पक्ष में भी बराबर वोट पड़े, यानी मान लीजिए 100 सदस्यों ने वोटिंग की, 50 सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया, 50 ने विपक्ष में। अब क्या किया जाए उस परिस्थिति में? अब तो वो जो बिल है वो टाई हो गया, यानी वो पारित नहीं हो सकता। तो उस परिस्थिति में फिर जो लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा में क्या किया जाता है, फिर विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है ना मित्रों, वो फिर जो वहाँ पे डिसीजन का वोट देता है। यानी अगर उसने विपक्ष में मतदान दे दिया ना, तो मित्रों वो फिर जो बिल पास नहीं होगा, और पक्ष में दे दिया तो बिल पास हो जाएगा। यानी उसका मत निर्णायक मत है, वो डिसीजन कर रहा है कि मुझे बिल को पास करना है या नहीं करना। तो फ्रेंड्स, ये सभी जो प्रावधान है मित्रों, ये सभी प्रावधान मैं बार बार कह रहा हूँ, लोकसभा अध्यक्ष के पास भी यही प्रावधान है, यानी यही चर्चाएं हम वहाँ करते हैं। सदन के नेता के आग्रह पर वह गुप्त बैठक को अनुमति प्रदान कर सकता है। ठीक है, गुप्त बैठक अगर हमें करनी है तो वो उसको अनुमति दे देगा, अगर सदन के नेता ने अगर मान लीजिए आग्रह किया हो तो। और सदन का नेता कौन? विधानसभा में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, तो उसका जो नेता होता है वो सदन का नेता होता है। या फिर मान लीजिए मुख्यमंत्री ने अगर विधानसभा में किसी व्यक्ति को मनोनीत कर दिया सदन के नेता के रूप में, तो वो फिर सदन का नेता कहलाता है। नेक्स्ट, वह इस बात का निर्णय करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं। इस प्रश्न पर उसका अंतिम निर्णय होता है। यानी विधानसभा अध्यक्ष के पास ये अधिकार है कि कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है, कौन सा धन विधेयक है। ठीक है। 10वीं अनुसूची के उपबंधों के आधार पर किसी सदस्य की निरंतरता को लेकर उठे सवाल पर फैसला देता है। यानी जो दलबदल का हमने बात की थी पिछले लेक्चर में, मैंने आपको डिटेल से समझाया था एग्जाम्पल देकर के भी। तो 10वीं अनुसूची से संबंधित मान लीजिए कोई विवाद उठता है ना, तो उस विवाद का जो निपटान करता है, उस विवाद को सुलझाता कौन है? तो वो सुलझाता विधानसभा का अध्यक्ष, और विधान परिषद में विधान परिषद का अध्यक्ष यानी सभापति। और वह विधानसभा की सभी समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति और उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। यानी विधानसभा में जितनी भी समितियां होती हैं, जैसे लोकसभा में हम समितियों की बात कर रहे थे, वैसे ही अगर विधानसभा में समितियां होती हैं तो उनकी जो अध्यक्ष होते हैं समितियों के, उनके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और उनके काम का जो पर्यवेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन भी उनके काम का करता है कि वो काम सही से कर रही है या नहीं कर रही। नेक्स्ट देखो, विधानसभा उपाध्यक्ष की अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखो क्या कहता है, वही प्रावधान जो संसद में लागू होता है लोकसभा उपाध्यक्ष के मामले में, वही प्रावधान यहाँ पे लागू होगा। देखो क्या कहता है, अध्यक्ष की तरह ही विधानसभा के सदस्य उपाध्यक्ष का चुनाव भी अपने बीच से करते हैं। अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होने के बाद उसे निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, यानी मित्रों अध्यक्ष का चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद हम फिर उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, और उसकी जो डेट निर्धारित करते हैं वो लोकसभा के यानी जो विधानसभा के अध्यक्ष वो करते हैं। ठीक है, अध्यक्ष की तरह ही उपाध्यक्ष भी विधानसभा के कार्यकाल तक पद पर बना रहता है, लेकिन उसको समय से पूर्व हम हटा सकते हैं। यानी वही प्रावधान जो हमने विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में भी चर्चा की, वही यहाँ पे लागू हो रहे हैं कि अगर उसकी विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गई हो, या उसने इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष को, या फिर 14 दिन पहले हमने उसको सूचना दी हटाने के लिए और प्रस्ताव हम लेकर के आए और प्रस्ताव पारित हो गया, तो हम उसको फिर उसके माध्यम से भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये वही तीनों परिस्थितियाँ हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष को हमने हटाने के लिए भी चर्चा की थी। तो वही तो मित्रों मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा आपको जो है यहाँ में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने संसद का टॉपिक बार बार अच्छी तरह से पढ़ा है, तो विधानसभा का और विधानमंडल का यानी जो हमारा टॉपिक है वो तो आपको किसी भी प्रकार से उसमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुमति में उसके सभी कार्यों को करता है, और विधानसभा सत्र के दौरान अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो वह उसी तरह काम करता है। दोनों मामलों में उसकी शक्तियाँ अध्यक्ष के समान रहती है। यानी जो उपाध्यक्ष की बात की जा रही है क्या कि उपाध्यक्ष क्या है, अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं है। ये बात मैंने आप वहाँ पे भी बताई थी संसद के टॉपिक में कि जो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता, वो स्वतंत्र होता है, और उसके पास जो है लोकसभा अध्यक्ष के समान शक्तियाँ होती है। तो वही प्रावधान यहाँ पे करें कि जो विधानसभा का अध्यक्ष ना मित्रों और जो विधानसभा का उपाध्यक्ष है, तो दोनों स्वतंत्र है। ठीक है, विधानसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष से अधीनस्थ नहीं है, वो स्वतंत्र है। जितनी उपाध्यक्ष के यानी जितनी अध्यक्ष के पास शक्तियाँ होती है, उतनी ही उपाध्यक्ष के पास भी शक्तियाँ होती है। ठीक है,
और विधानसभा का मान लीजिए अध्यक्ष नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में वो फिर बैठक की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट कह रहा है विधानसभा अध्यक्ष सदस्यों के बीच से सभापति पैनल का गठन करता है। उनमें से कोई भी एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभा की कार्रवाई संपन्न करता है। जब वह पीठासीन होता है तो उस समय उसे अध्यक्ष के समान अधिकार होते हैं। वह सभापति के नए पैनल के गठन तक कार्यरत रहता है। क्या मित्रों, जो बात मैंने संसद के टॉपिक में बताई थी क्या, कि लोकसभा के यानी सभापतियों की जो तालिका हम गठित करते हैं, यानी आप एग्जाम्पल से समझिए, आपने कई बार देखा होगा लोकसभा टीवी के प्रोग्राम में भी और राज्यसभा टीवी में भी कि कई बार जो है हम देखते हैं कि जो गद्दी होती है, ठीक है, जो सभापति की जो पीठ होती है, जो कुर्सी होती है, उस कुर्सी पर आपने जो है कई बार लोकसभा अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को नहीं देखा होगा, कोई अन्य ही बैठा रहता है और उसकी अध्यक्षता करता रहता है। तो वो क्यों करता है? क्योंकि मित्रों मान लीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है, यानी वो किसी काम में छुट्टियाँ ली हुई है मान लीजिए उन्होंने, तो फिर उस परिस्थिति में क्या करते हैं कि 10 सदस्यों का एक पैनल गठित करते हैं। यानी 10 सदस्यों का हमने एक पैनल बनाया और उसमें जो है हमने 10 सदस्य रख दिए कि अगर मान लीजिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं होंगे ना किसी परिस्थिति में, तो उस परिस्थिति में आप जो है फिर सदन की अध्यक्षता करेंगे। तो वही प्रावधान यहाँ पे करें कि मान लीजिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं होते ना, तो उन परिस्थिति में मित्रों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं होने का मतलब क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो है तो सही, यानी उन चुनाव के दौरान चुने हुए तो हैं लेकिन वो किसी काम में लगे हुए हैं, यानी मान लीजिए वो छुट्टी में है। तो उस परिस्थिति की मैं बात कर रहा हूँ कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की फिर अनुपस्थिति में क्या करते हैं हम, जो हमने 10 सदस्यों का पैनल बनाया है ना, तो उस पैनल में से हम किसी व्यक्ति को बिठा देते हैं और बारी बारी से मित्रों, यानी वहाँ फिर जो है एक एक सदस्य का नंबर आता है, नहीं वहाँ जो है वो संसदीय यानी विधानसभा की कार्रवाई के माध्यम से चलता है कि किसी व्यक्ति को, यानी अब जो है कौन से व्यक्ति को हम जो है अध्यक्षता बना यानी अध्यक्षता उसको सौंपेंगे। तो जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं होते वो उसकी अध्यक्षता करता है और अध्यक्ष को जितनी शक्तियाँ होती है उतनी ही शक्तियाँ उसके पास होती है मित्रों, ठीक है। और देखो नेक्स्ट क्या कहता है, विधान परिषद की अब हम चर्चा करने जा रहे हैं, यानी हमने अभी विधानसभा की हमने चर्चा कर ली और अब हम विधान परिषद की चर्चा करने जा रहे हैं। देखो क्या कर रहा है, वो प्रावधान जो राज्यसभा में आते थे वही प्रावधान यहाँ पे लागू होंगे। देखो क्या कर रहा है कि विधान परिषद का जो सदस्य है, विधान परिषद के सदस्य क्या करते हैं, विधानसभा के जो यानी विधान परिषद के सदस्य सभापति को चुनते हैं, ठीक है, वो चुनाव करते हैं कैसे, और या क्या कर रहा है यहाँ पे। और मित्रों अब हम चर्चा करने जा रहे हैं विधान परिषद की। तो कह रहा है कि विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं अपने बीच से सभापति को चुनते हैं, नहीं वो अपने बीच से सभापति का चुनाव कर लेते हैं और सभापति अगर चाहे तो 3 परिस्थितियाँ ऐसी बनती है जिन परिस्थितियों में वो जो अपना त्यागपत्र यानी इस्तीफा दे सकता है या फिर हम उसको उठा भी सकते हैं। तो जैसी परिस्थिति हमने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में यानी विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में चर्चा की, वही परिस्थितियाँ यहाँ पे भी आ रही कि अगर उसकी सदस्यता समाप्त हो गई या उपसभापति को उसने जो है लिखित में इस्तीफा दे दिया या फिर 14 दिन का हमने उसको समय दे करके उसके खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर के आए और हमने उसको पारित करके हमने उसको उसके पद से हटा दिया, तो इन तीनों परिस्थितियों में हम उसको उसके पद से हटा सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, पीठासीन अधिकार के रूप में परिषद के सभापति की शक्तियां और कार्य विधानसभा के अध्यक्ष की तरह है। हालांकि सभापति को एक विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है जो अध्यक्ष को की अध्यक्ष करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं और उसका फैसला अंतिम होता है। यानी जो बात हम लोकसभा की करते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष को यह अधिकार है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो वही प्रावधान यहाँ पे कह रहे हैं कि विधानसभा का जो अध्यक्ष है ना मित्रों, उसको ये हमने शक्ति दी है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है या कौन सा साधारण विधेयक है। तो ये सभी जो है बात वहाँ पे बताता है, यानी वो उसको जो प्रमाणित करता है कि हाँ ये विधेयक जो है धन विधेयक है, ठीक है। तो ये शक्ति जो है एक विशेष शक्ति हमने दी है विधानसभा के अध्यक्ष के पास। नेक्स्ट कहता है अध्यक्ष की तरह सभापति का वेतन व भत्ते विधानमंडल तय करता है। इन्हें राज्य की संचित निधि पर भारित किया जाता है और इसलिए इन पर राज्य विधानमंडल के द्वारा वार्षिक मतदान नहीं होता। यानी अध्यक्ष को हम वेतन कैसे देते हैं, तो अध्यक्ष को हम वेतन देते हैं, यानी अध्यक्ष का वेतन निश्चित कौन करता है, विधानमंडल निश्चित करता है। और भारत राज्य की जो संचित निधि है, यानी राज्य का जितना भी पैसा जो उस निधि में जो जाता है उस निधि के माध्यम से हम उसको जो है वेतन देते हैं और भत्ते भी हम उसको इसी के माध्यम से देते हैं, ठीक है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं विधान परिषद का उपसभापति के बारे में। यानी जैसे विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है तो उसी प्रकार विधान परिषद में भी उपसभापति होता है। तो देखो क्या कह रहा है, सभापति की तरह ही उपसभापति को भी परिषद के सदस्य बीच से चुनते हैं और उन्हीं परिस्थितियों में तीनों में पद छोड़ सकता है। जैसे हमने विधान परिषद के अध्यक्ष की सभापति की हमने जो चर्चा की कि उसकी सदस्यता समाप्त हो गए या वह लिखित में त्यागपत्र दे दें या अगर हमें उसको बहुमत के माध्यम से यानी विशेष प्रस्ताव के माध्यम से हम उसको हटा दें, तो उसको जो हम यानी इन तीनों परिस्थितियों में उसको जो है फिर हम उसकी सदस्यता यानी उसको हम उसके पद से हटा सकते हैं, ठीक है। अब देखो सभापति की अनुपस्थिति में उपसभाध्यक्षों ही कार्यभार संभालता है। परिषद की बैठक के दौरान सभापति के न होने पर
वह उसी की तरह काम करता है। दोनों ही मामलों में उसकी शक्तियाँ सभापति के समान होती है। क्या मित्रों, जो बात मैंने आपको बताई थी ना, क्या कि जो विधानसभा का अध्यक्ष है वो विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों स्वतंत्र है, यानी उपाध्यक्ष विधानसभा का अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी कह रहा है क्या कि जो सभापति है ना विधान परिषद का, तो वो विधान परिषद का सभापति उपसभापति दोनों जो है स्वतंत्र है, यानी उपसभापति सभापति के अधीनस्थ नहीं है। ठीक है, परिषद की बैठक के दौरान सभापति के न होने पर वह उसी तरह काम करता है जैसे सभापति करते थे, यानी जितनी शक्तियाँ उसके पास होती है सभापति के पास, उतनी ही शक्तियाँ उपसभापति के पास भी होती है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सभापति सदस्यों के बीच से ही उपसभाध्यक्ष की सूची जारी करता है। सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में उनमें से कोई कार्यभार संभालता है, वह उपसभाध्यक्ष की नई सूची तय करते हैं। यानी जो मैंने बात बताई थी ना, कौन सी, कि जो हम सभापतियों की तालिका गठित करते हैं, सभापतियों को यानी 10 सदस्यों का हम पैनल बना देते हैं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या सभापति और उपसभापति नहीं होंगे तो वो सदन की अध्यक्षता करेंगे। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने भी विधानसभा अध्यक्ष में चर्चा की, वैसे यहाँ पे भी हम 10 सदस्यों का पैनल बनाते हैं विधान परिषद में भी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखो, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं राज्य विधानमंडल के सत्र के बारे में। यानी जो सत्र चलता है ना, जैसे बजट सत्र हो गया, शीतकालीन सत्र हो गया, मानसून सत्र, तो उन सत्रों की और भी जो है अब मित्रों एक विशेष चर्चा हमारी होगी। यानी विधानमंडल में जो कानूनी कार्रवाई होती है, कैसे हम एक बिल लेकर के आते हैं, उसको कैसे कानून बनाते हैं, तो उन सभी के बारे में अब डिटेल से डिस्कशन होने वाला। तो मित्रों ध्यान से सुनते रहेगा आप। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, सत्र को हम आहूत कैसे करेंगे। यानी जैसे हम लोकसभा के सत्र को कौन आहूत करता था, वहाँ आहूत करते थे राष्ट्रपति, और यहाँ आहूत करेंगे राज्यपाल। यानी सत्र को बुलाएंगे कैसे, देखो, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को राज्यपाल समय समय पर बैठक का बुलावा भेजता है। दोनों सदनों के बीच 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। राज्य विधानमंडल को एक वर्ष में कम से कम 2 बार मिलना चाहिए। यानी सदन की बैठक कौन बुलाएगा, सदन को आहूत कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, दोनों सदनों को बुलावा भेजेगा। और दोनों यानी जो सत्र होते हैं ना, एक सत्र यानी मान लीजिए शीतकालीन सत्र चला, और शीतकालीन सत्र के बाद कौन सा सत्र आएगा, तो शीतकालीन सत्र के बाद आएगा बजट सत्र। ठीक है, तो इन दोनों के बीच अंतर मित्रों 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी 6 माह के अंदर तो आपको मिलना ही पड़ेगा। यही बात यहाँ पे कह रहा है। और कहता है कि विधानमंडल को एक वर्ष में कम से कम 2 बार मिलना चाहिए। यानी मान लीजिए 6 माह में वो मिल रही है, तो साल में 2 बार तो वैसे ही मिल रही। ठीक है, नेक्स्ट देखो स्थगन की बात करेंगे। यानी एक सदन की बैठक को हम कैसे स्थगित करेंगे और कौन स्थगित करेगा। देखो क्या कहता है कि बैठक को किसी समय विशेष के लिए स्थगित भी कर सकते हैं। यह समय घंटा, दिनों या हफ्तों का भी हो सकता है। यानी जैसे हम लोकसभा की और राज्यसभा की बैठक को स्थगित कर रहे थे पीठासीन अधिकारी के माध्यम से, तो वही प्रावधान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो विधानमंडल होगा, यानी विधानसभा में विधानसभा का अध्यक्ष और परिषद में विधान परिषद का अध्यक्ष यानी सभापति, दोनों ही बैठक को स्थगित कर सकते हैं। और कुछ समय के लिए, यानी कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए और हफ्तों के लिए भी बैठक को स्थगित कर सकते हैं। ठीक है, अनिश्चितकाल स्थगन का मतलब है चालू सत्र को अनिश्चित काल तक के लिए समाप्त कर देना। इन दोनों तरह के स्थगन का अधिकार पीठासीन अधिकारी के पास, यानी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पीठासीन अधिकारी को हमने ये अधिकार दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो सत्रावसान की बात हम करेंगे कि सत्रावसान और स्थगन में मित्रों एक अलग से मैंने लेक्चर भी डाला हुआ है मेरे चैनल पर। अलग से स्थगन और सत्रावसान में अंतर मैंने बताया है, डिटेल से बताया है, एक एक प्रावधान पर मैंने चर्चा की है। और अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है ना, छोटी से छोटी भी, तो वो दूर हो जाएगी। और यहाँ तो मैं डिटेल से डिस्कशन करने वाला ही हूँ, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती ना, तो अलग से, यानी इन दोनों के बारे में ही मैंने वहाँ पे चर्चा की, अलग से लेक्चर है वो। ठीक है, तो आप उसको सुन लीजिएगा। और मित्रों अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। ठीक है, एक राजनीतिक शब्दावली से संबंधित एक प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो उस शब्दावली में आप जाकर के इसको ढूंढ लीजिएगा। और भी मैंने वहाँ मित्रों बहुत से धन विधेयक होगा, इनमें जो अंतर भी बताया हुआ है। तो देखो सत्रावसान की पहले हम चर्चा करेंगे, फिर मैं इन दोनों के मध्य आपको अंतर भी बताऊंगा। तो देखो क्या कहता है, पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष या सभापति कार्य संपन्न होने पर सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगन की घोषणा करते हैं और इसके कुछ दिन बाद राज्यपाल सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। यानी मित्रों क्या बात, मान लीजिए सत्र पूरा हुआ, यानी मान लो बजट सत्र था, बजट सत्र पूरा हुआ, कम से कम मान लीजिए कि 15-20 दिन तक बैठक चली। अब बैठकें पूरी होगी हमारी। अब पीठासीन अधिकारी क्या करेंगे कि वो जो है सदन को स्थगित कर देंगे। यानी वो कहेंगे कि आज से हम जो है सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करते हैं। और कुछ दिन बाद क्या होगा कि जो राज्यपाल हैं वो जो क्या करेंगे, राज्यपाल जो है सत्रावसान कर देंगे, यानी वो सत्र का अवसान कर देंगे। यानी सत्र और अवसान यानी समाप्त कर देंगे, यानी सत्र पूरा हुआ, यानी सत्रावसान की अधिसूचना जारी कर देंगे।
अब मित्रों स्थगन और सत्रावसान में मतलब आप यानी अंतर समझ लीजिए। क्या स्थगन का मतलब होता है, स्थगन का क्या मतलब होता है, मान लीजिए स्थगन का मतलब ये होता है कि हमने मान लो एक दिन के लिए किस दिन हमने बैठक को स्थगित कर दिया। यानी मान लीजिए कि हम कोई बिल लेकर के आ रहे थे और सदन के जो सदस्य ने क्या किया कि उस दिन जो है वो दंगेबाजी करने लगे, यानी बेल में आकर के वो नारेबाजी करने लगे। ठीक है, तो उस परिस्थिति में फिर पीठासीन अधिकारी क्या करता है कि वो जो है सदन की कार्रवाई को स्थगित कर देता है। यानी 1 घंटे 2 घंटे या 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए सदन की जो बैठक है उसको स्थगित कर देता है, और 2 या 3 दिन यानी जितने समय के लिए वो स्थगित करता है उसने उस समय को पूरा होने के बाद हम फिर से उसकी बैठक शुरू करते हैं। यानी हमने बैठक को स्थगित किया है, हमने सत्र को स्थगित नहीं किया। सत्र तो हमारा अभी भी चल रहा है। यानी जो बैठक में हम काम कर रहे थे उसको जो है हम स्थगित जो कार्रवाई हमने की, तो 2-3 दिन या जितने भी समय हमने स्थगित कार्रवाई की, तो उस समय पूरा होने के बाद हम दोबारा से उस बैठक को काम यानी दोबारा से उस काम को उस बैठक में कर लेंगे। ठीक है, तो स्थगन का ये मतलब हुआ। लेकिन सत्रावसान का मतलब क्या हुआ, हमने सत्र को ही पूरा कर दिया। यानी अब हम जो एक एक करके बैठक कर रहे थे ना, यानी हमने आज बैठक की, कल बैठक की, ठीक है, और परसों हमने बैठक की, तो ये बैठकें जो हम कर रहे थे अब हम बैठकें नहीं करेंगे। अब हमने सत्र का अवसान कर दिया, हमने सत्र को समाप्त कर दिया, हम किसी भी प्रकार की बैठक नहीं करेंगे। अब हम बैठक करेंगे तो नए सत्र में करेंगे। यानी अगर बजट का सत्र पूरा हुआ तो फिर हम मानसून सत्र में बैठ के स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इन दोनों में अंतर होता है। अब देखो मित्रों, विघटन की मैं बात कर रहा हूँ कि हम कैसे जो है विघटित करते हैं, यानी जो विधानसभा है उसको कैसे विघटित करते हैं। और अगर विधानसभा विघटित हो जाए तो उसमें जो हम बिल लेकर के आते हैं यानी विधेयक जो लेकर के आते हैं वो उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उन सभी के बारे में देखो क्या कह रहा है। एक स्थायी सदन होने के नाते विधान परिषद कभी नहीं विघटित होती, सिर्फ विधानसभा ही विघटित हो सकती है। सत्रावसान के विपरीत विघटन से वर्तमान सदन का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। आम चुनाव के बाद नए सदन का गठन होता है। यानी मित्रों जो प्रावधान लोकसभा और विधानसभा में लोकसभा और राज्यसभा में हम कर रहे थे कि राज्यसभा जो होती है वो कभी भी विघटित नहीं होती। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे कह रहा है कि विधानसभा तो विघटित होती है लेकिन विधान परिषद विघटित नहीं होती। और जो बिल लेकर के आते हैं उसके बारे में कह रहा है कि बिल जो होते हैं यानी विधानसभा में हम बिल लेकर के आते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो क्या कहता है, विधानसभा के विघटित होने पर विधेयकों के खारिज होने को इस प्रकार हम समझ सकते हैं। क्या कि विधानसभा मान लो विघटित हो गई, यानी विधानसभा टूट गई, नई विधानसभा बनने वाली है, अब तो नया चुनाव होगा। ठीक है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि जो बिल लेकर के आते हैं ना हम, तो उस बिलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी बिल जो आगे जाकर के कानून बनता है। ठीक है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो क्या कहता है, कहता है कि विधानसभा में लंबित विधेयक समाप्त हो जाएगा, चाहे मूल रूप से या विधानसभा द्वारा प्रारंभ किया गया हो या विधान परिषद द्वारा भेजा गया हो। क्या मित्रों, मान लीजिए हम कोई बिल लेकर के आ रहे थे विधानसभा में, ठीक है, और उसी समय क्या हुआ कि विधानसभा विघटित हो गई, तो जो हम बिल लेकर के आए थे ना, तो वो बिल ही अब समाप्त हो जाएगा। यानी अब हमें उस बिल को पास कराना है या हमें लेकर के आना है वापस, तो जो नई विधानसभा जो गठित होगी उस नई विधानसभा में ही हम उस बिल को लेकर के आ सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी देखो, विधानसभा के द्वारा ये पारित विधेयक लेकिन विधान परिषद में क्या मित्रों कि विधानसभा, मान लीजिए जो बिल था उसको हम लेकर के आए, उस बिल को विधानसभा ने पारित कर दिया। ठीक है, वो बिल जो है पहुंचा विधान परिषद में और उसी समय क्या हुआ, विधानसभा भंग हो गई, विधानसभा विघटित हो गई, तो वो बिल था वो भी समाप्त हो जाएगा, उस बिल का कोई औचित्य नहीं रहेगा। यानी दोबारा से नई विधानसभा में हम उसको लेकर के आएंगे। तीसरा, ऐसा विधेयक जो विधान परिषद में लंबित हो लेकिन विधानसभा द्वारा पारित न हो तो खारिज नहीं किया जाएगा। यानी कोई बिल है विधानसभा लेकर के आ रही थी लेकिन कोई बिल है विधान परिषद लेकर के आ रही थी, ठीक है, और विधानसभा में उस बिल को भेजना था कि क्या हुआ, विधानसभा विघटित हो गई, तो वो जो बिल लेकर के आई थी ना विधान परिषद, अब वो समाप्त तो नहीं होगा मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मित्रों विधान परिषद लेकर के आई है वो बिल, वो उच्च सदन है। ठीक है, विधानसभा विघटित हुई है तो विधान परिषद जो बिल लेकर के आई उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप इस बात को याद रखना। और ये जो मैं प्रावधान आपसे चर्चा कर रहा हूँ ना मित्रों, ये सारे वही प्रावधान है जहाँ मैंने संसद पे चर्चा की थी। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, ऐसा विधेयक जो विधानसभा द्वारा पारित हो या दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राज्यपाल या राष्ट्रपति की स्वीकृति के कारण रुका हुआ हो, खारिज नहीं होगा। यानी क्या हुआ, विधानसभा और विधान परिषद दोनों ने किसी बिल को पारित कर दिया और क्या हुआ कि हमने जो भी यानी दोनों ने बिल को पारित तो कर दिया और हमने अब जो है उस बिल को भेजा राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास, तो उसी परिस्थिति में मान लो उस समय क्या हुआ, विधानसभा भंग हो गई ना, तो वो बिल समाप्त नहीं होगा क्योंकि वो बिल तो पारित हो चुका था। उसकी तो बस एक सहमति ही तो बाकी थी राज्यपाल की या राष्ट्रपति की, तो इस कारण से वो बिल फिर समाप्त नहीं होता।
नेक्स्ट देखो, ऐसा विधेयक जो विधानसभा द्वारा पारित हो या दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा सदन के पास पुनर्विचार हेतु लौटा गया हो, समाप्त नहीं किया जाएगा। क्या? अब यहाँ पे दूसरी बात की जा रही है कि विधानसभा ने उसको पारित कर दिया, ठीक है, या दोनों सदनों ने उसको पारित कर दिया और वो राष्ट्रपति के पास भेजा गया बिल, ठीक है। अब राष्ट्रपति जी ने क्या किया, उसको जो दोबारा से पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, तो उस परिस्थिति में भी वो बिल समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से मैं समझाया। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और आज हम यहीं स्टॉप रखते हैं। तो अगले लेक्चर में मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं कोरम और गणपूर्ति के बारे में, यानी कोरम का मतलब क्या होता है, गणपूर्ति सदन में मतदान कैसे होगा, विधानमंडल में जो सदस्य होते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं, यानी कौन सी भाषा में वो भाषण देंगे। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। और मित्रों, मेरे लेक्चर जितने भी यूट्यूब पे अपलोड होते जा रहे हैं, आप उनको जरूर सुनिए मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। चाहे भारत का बड़ा से बड़ा एग्जाम हो या छोटा से छोटा, ठीक है, उसमें जितने भी इंडियन पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं आप उनको फाइट कर लोगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।